सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के 2019 के पेपर का सॉल्यूशन। तो आज हम इस कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, फिर अति लघु उत्तरीय और उसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता ही है कि साइंस विषय 25 नंबर का होता है और 1 घंटे का समय मिलता है हमें इसे करने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज से। इससे पहले ऑलरेडी हमने सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ऑलरेडी सॉल्व कराया है, आप लोगों को पता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। तो बहुविकल्पी क्वेश्चंस पे क्वेश्चन नंबर 1 है, पित्त रस बनता है। पित्त रस कहाँ बनता है? अमाशय में, ग्रहणी में, छोटी आंत में या फिर यकृत में? तो राइट आंसर है ऑप्शन द यकृत में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। दोस्तों, उत्तोलक चैप्टर को मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। जिन भी प्रशिक्षुओं ने मेरी क्लासेस ली हैं उनको पता होगा कि मैंने सभी विषयों को दोस्तों आप लोगों के हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है। हर एक विषय को अच्छे से समझाते हुए पढ़ाया है। साथ ही साथ हर एक विषय के आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन भी यहाँ पर मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। पवन सीरीज, राजन सीरीज को कंप्लीटली सॉल्व करवा दिया है हमने। बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आपको सभी मिलेंगे। हर एक विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम कंप्लीटली सॉल्व करा रहे हैं अपने चैनल पर। दोस्तों, आप देखोगे कि आपको हर एक तरीके से जहां कहीं भी कोई भी दिक्कत है, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ करके जाते हैं तो आपके सभी विषय बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा जब आप एग्जाम में एग्जाम देने जाएंगे। एग्जाम के टाइम में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपकी तैयारी बहुत बेहतर है और आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाएंगे। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। हमने पूरे सुव्यवस्थित तरीके से हर एक विषय का प्लेलिस्ट बना दिया है। हर एक विषय की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। हर एक विषय के सभी वीडियोस को कभी भी कहीं भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण। उत्तोलक चैप्टर को मैंने अलग से बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक, आपको पता है कि उत्तोलक 3 श्रेणी में बटे हुए हैं। तो यहाँ पर तृतीय श्रेणी की बात हो रही है। तो तृतीय श्रेणी में ऑप्शंस में दिया सरौता, कैंची, बोझ, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी या फिर चिमटा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन द चिमटा। चिमटा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आता है। दोस्तों, यहाँ पर सरौता दिया हुआ, सरौता जो होता है ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। कैंची प्रथम श्रेणी का होता है। बोझ, कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ी होती है, ये द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आती है। नींबू निचोड़ने की मशीन भी द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आती है। तो ये सभी आप याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो आपको अच्छे से पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के क्या बनाते हैं? आपको पता है O2 बनता है, H2O बनता है और ग्लूकोज भी बनता है। लेकिन यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है? तो O2 गैस निकलती है। तो यहाँ पर O2 गैस बनती है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बा जो है ऑक्सीजन, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। समस्थानिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? समस्थानिक का मतलब होता है कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? उनकी भिन्न हो। तो यहाँ पर आप देखिए, परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है यही बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रमा क्या है? आप सभी को पता है चंद्रमा क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, देवता, तारा, उपग्रह या फिर ग्रह। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और आपको पता है जो चंद्रमा होता है ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर ऑप्शन सही लगा लीजिएगा। अब अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए। इसकी कमी से शरीर में कौन से रोग होते हैं? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और अच्छे से मैंने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से ऑलरेडी बता रखा है
कि विटामिन के नाम कैसे आपको याद रखने हैं। अगर आपने साइंस की क्लासेस अभी तक नहीं ली हैं तो प्लीज दोस्तों साइंस की क्लासेस ले लीजिए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छे से बताया है। और इससे रोग क्या होता है, रिकेटस या सूखा रोग होता है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और इसका उपयोग क्या होता है, ब्रेड के निर्माण में, पेय पदार्थों के निर्माण में, भोजन आदि के बनाने में। इसीलिए इसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इस चैप्टर को तभी भी बहुत अच्छे से समझाया था। इसके बाद राजन सीरीज, पवन सीरीज में भी मैंने पढ़ाया, वहां पर भी समझाया था कि इस तरीके से आप एक ग्लास ले लीजिए। ग्लास में आपको क्या करना है, एक कीड़ा डालना है। इसमें सबसे पहले पानी भर दोगे आप, और पानी भरने के बाद जब आप इसमें एक कीड़े को डालोगे तो कीड़ा क्या घुलेगा पानी में, बिल्कुल नहीं घुलेगा। तो यहाँ पर जल में घुलनशील कौन नहीं है, कीड़ा घुलनशील नहीं है। तो KEDA यानी कि विटामिन A, D, E और K क्या है, ये विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। ये किसमें है, वसा में घुलनशील है। A, D, E के जल में घुलनशील नहीं होगा। तो जल में घुलनशील कौन होंगे, B और C होंगे। कीड़ा जल में घुलनशील नहीं है, B, C जल में घुलनशील हैं। अब अगर ये जल में घुलनशील विटामिन हो गए B और C, और ये किस में घुलनशील हो गए, वसा में घुलनशील हो गए, तो आपको यही याद रखना है कि जो विटामिन A, D, E के हैं ये जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो आसानी से आप B और C को याद रखोगे कि ये जल में घुलनशील है। वैसे भी अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगा KEDA कीड़ा वाला, तो आप वैसे भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, कीड़ा जल में नहीं घुलता है, तो घुलेगा कौन, B और C। क्वेश्चन नंबर 9 है घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों आते हैं। तो आपको इस तरीके से कोष्टक में ये भी आप लिख सकते हैं कि किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। चूंकि यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए हैं, अगर ऑप्शन होता, ये ऑप्शंस के क्वेश्चन में होता बहुविकल्पी क्वेश्चंस में, तो वहां पर आपको गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर गुरुत्वाकर्षण इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलते। लेकिन यहाँ पर पूछा है घड़ी में चाबी जब भरी जाती है, तो यहाँ पर ये नहीं पूछा गतिज ऊर्जा होती है कि स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसीलिए यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा सही माना जाएगा और इसके अंतर्गत स्थितिज ऊर्जा इसमें होती है। क्योंकि जब आप घड़ी में चाबी भरते हो, भरते जाते हो, तो वो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है ऊर्जा, और जब वो घड़ी चलने लगती है तो उसमें फिर गतिज ऊर्जा आ जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो उत्सर्जी अंग है त्वचा, वृक्क, यकृत, फेफड़े, आंत आदि। क्वेश्चन नंबर 11 है कार्य किसे कहते हैं, इसकी इकाई क्या है। दोस्तों W = F × D, ये फॉर्मूला आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में चली गई दूरी। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने को ही कार्य कहते हैं। इसकी इकाई क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। तो कार्य की इकाई जूल होती है, आप याद रखिएगा। इसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 12 है माइक्रोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकांड्रिया को कहा जाता है। यहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन होता है और रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा हमारे शरीर की गतिविधियों का संचालन करती है और हमें शारीरिक बल प्रदान करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न ऊर्जा एटीपी अणुओं के रूप में संचित रहती है। क्वेश्चन नंबर 13 है भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। धातुओं और ऑक्सीजन के संयोग से भास्मिक ऑक्साइड बनते हैं। ये धातु है MgO2 से मिलेगा तो ये MgO बनाएगा, MgO H2O से मिलेगा तो ये MgOH का ट्वाइस बनाएगा। जो पानी में घुलकर क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है फसल चक्र से क्या लाभ होता है। फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है और फसल रोग मुक्त होती है। फसल चक्र का मतलब है कि एक बार आपने उस खेत में कोई फसल उगा ली और उसके बाद आपने फिर उस खेत
की जुताई कर दी, जब वो फसल पक गई उसको काटने के बाद आपने जुताई की, फिर उसके बाद आपने कोई नई फसल उसमें बोई, तो इस तरीके से जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है, फसलों का उत्पादन अधिक बढ़ता है और फसल में रोग कम लगते हैं या फिर फसल रोग मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग समझाइए। दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिकों के विखंडन अथवा संलयन से मुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जब यूरेनियम के नाभिकों पर कम गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं तो यूरेनियम नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है तथा इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं तथा जिस निकाय में नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे ही हम नाभिकीय भट्ठी अथवा न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा कहलाती है। दो प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, नाभिकीय संलयन अथवा नाभिकीय विखंडन। किंतु वर्तमान समय में सभी वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा इकाइयां नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित हैं। 2009 में विश्व की संपूर्ण विद्युत शक्ति का 13 से 14% भाग नाभिकीय ऊर्जा से ही प्राप्त हुआ। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। हमारे देश में तारापुर, कोटा राजस्थान, कलपक्कम तथा नरोरा उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र है जहां नाभिकीय रिएक्टरों से ऊर्जा प्राप्त करके विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, हमें संतुलित आहार क्यों लेने चाहिए। संतुलित आहार का अर्थ उस आहार से है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। शरीर को आहार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। दोस्तों, संतुलित आहार का मतलब होता है कि आपके खाने में समुचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, इसके अलावा प्रोटीन, विटामिन, एक निश्चित मात्रा में सभी आहार, सभी पोषक तत्व होने चाहिए ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपके शरीर में ऊर्जा आए, आप सभी कामों को अपने अच्छे से कर सकें और आप प्रसन्न रहें। तो यहाँ पर आप देखिए, शरीर को आहार की आवश्यकता किन कारणों से होती है, ऊर्जा के लिए, शरीर निर्माण के लिए, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा सुरक्षा के लिए। अतः वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर की निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करता है, वही क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। तो संतुलित आहार हम क्यों लेते हैं, ऊर्जा के लिए, शरीर निर्माण के लिए, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए उपाय, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, वनों का संरक्षण करना, बड़े उद्योगों से निकलने वाली CO2 की मात्रा को घटाना, यानी कि जितना आप अधिक से अधिक पेड़ों को लगाओगे उतना ही क्या होगा, हमारे पर्यावरण की रक्षा होगी, वनों का संरक्षण होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। अब आपदा प्रबंधन होता क्या है, आपदा प्रबंधन में निवारक और संरक्षी उपाय तैयारी तथा मानवों पर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए राहत कार्यों की व्यवस्था तथा आपदा प्रवण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक पक्ष सम्मिलित किए जाते हैं। आपको पता है, चाहे भूकंप आता हो या फिर आंधी तूफान, इस तरीके से कोई प्राकृतिक आपदा घटती है तो उसमें राज्य सरकार मदद करती है, केंद्र सरकार मदद करती है अपने स्तर पर। तो यहाँ पर आप देखिए किस किस स्तर पर किस तरीके की समितियां गठित की जाती हैं। राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन, राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन निम्न प्रकार से होता है। राज्य स्तर पर बचाव, राहत और पुनर्वास विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। जनपद स्तर पर जिलाधीश कार्यालय, खंड या क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र समिति कार्यालय और ग्राम स्तर पर गांव की आपदा प्रबंधन समिति। अब आपदा राहत कार्य में क्या होता है, देखिए, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है। केंद्रीय सरकार का कार्य मानवीय तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। राज्य प्रशासन पर मुख्यमंत्री अथवा मुख्य सचिव राज्य स्तर की आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है। वह समस्त कार्यों का संचालन और प्रबंधन करता है। राहत आयुक्त बचाव, राहत व पुनर्वास कार्यों का प्रबंधक होता है। आपदा के समय वह राज्य स्तर की आपदा प्रबंधन समिति के आदेश व निर्देश के अनुरूप कार्य करता है। कुछ राज्यों में वित्त सचिव इस कार्य का संचालन करते हैं। आपदाओं का प्रबंधन राज्य आपातकालीन योजना और कोष बनाकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐच्छिक पेशियां क्या होती हैं, देखिए, जिन पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं वो ऐच्छिक पेशियां होती हैं, जैसे कि हाथ, पैर आदि। और अनैच्छिक पेशियां, जिन पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करा सकते हैं, अनैच्छिक पेशियां होती हैं, जैसे कि मूत्र वाहिनियां, हृदय
आदि ये अपने आप कार्य करते हैं। ये अनैच्छिक होते हैं, हमारी इच्छा के विरुद्ध होते हैं, लेकिन जो ऐच्छिक होते हैं जैसे हाथ पैर का हिलाना, ये हमारी इच्छा के अंतर्गत निर्भर होता है। दोस्तों इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस तरीके का आपको एक बॉक्स दिखेगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। इस तरीके से यहाँ पर घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। लगातार आपके लिए ऐसे ही वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आपको सभी विषयों की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लाइक, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। लगातार हम लोग अच्छा करने का प्रयास करते हैं ताकि ऐसे ही आप लोग वीडियोस को देखते रहें और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या हमसे पूछते रहें। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में, जहां पर आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है वहां जरूर शेयर कर दिया करें, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहनों तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके। दोस्तों अगर आपको सभी विषयों की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर आपको सभी विषयों की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। सभी विषयों की आपको लिंक भी वहां पर लगातार प्रोवाइड कराते रहते हैं हम। हर विषयों, अगर मान लीजिए किसी भी विषय का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया वीडियो का, तो आपको वहां पर वीडियोस अवेलेबल हो जाती हैं और आपको पीडीएफ भी मिलती है। तो प्लीज आप जुड़िए वहां पर और आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की आप हमसे पूछिए, आपकी सभी प्रकार से हम मदद करेंगे। बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए दोस्तों और सभी वीडियोस को देखते रहिए। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आगे भी आप लोगों के लिए हम अच्छे से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही लगातार हमसे बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।